नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल मोहित यादव एजुकेशन पर। इस चैनल पर मैं आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग से संबंधित सवालों को सॉल्व कराता हूं। इस चैनल पर जो मैं सवाल सॉल्व कराता हूं वो आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित विभिन्न विभागों में आई है वैकेंसी, जैसे HCL, UP, NHPC, इन सभी जगहों पर आपके लिए काम आएंगे। तो अभी तक मैंने लगभग अनेक विषयों जैसे थर्मोडायनेमिक्स, हीट ट्रांसफ़र, थ्योरी ऑफ मशीन, फ्लूइड मैकेनिक्स जैसे अनेक विषयों के सवाल सॉल्व करा दिए हैं। उसके लगभग 49 भाग करा दिए हैं। ये 50वां भाग है। इसके पहले यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। तो ये 50वां लेक्चर है। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज मैं जिस टॉपिक पर क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहा हूँ वो है मटेरियल साइंस विषय का टॉपिक, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ वेरियस फेरस एंड नॉन फेरस मेटल्स एंड देयर एलॉयज। ओके फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। पहले लिस्ट को दूसरे लिस्ट से मैच करनी है और दोनों का प्रयोग करके हमको सही आंसर चूज करना है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला दिया है लिस्ट 1 में लो कार्बन स्टील, हेडफील्ड मैग्नीज स्टील, कॉन्स्टेंटन और बैबिट मेटल। दूसरा दिया है लिस्ट 2 में दिया हुआ बियरिंग्स, थर्मोकपल, वायर नेल्स एंड बुलडोजर ब्लेड्स। तो इनकी सही जोड़ियाँ बनानी है। तो देखिए सबसे पहले हमको शुरू करते हैं। देखिए कि यहाँ पर नीचे जो दिए हैं एप्लीकेशंस, बस उन्हें एप्लीकेशन का प्रयोग करके हम लोग मटेरियल चूज़ कर लें कि एक मटेरियल कई पदार्थ बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन कोई जो मटेरियल विशेष है उससे क्या बनता है। सबसे पहले इन्होंने कहा है बियरिंग। तो बियरिंग के लिए अप्रोप्रिएट मटेरियल देखिए क्या है। देखिए कि बियरिंग के लिए जो सबसे अप्रोप्रिएट मटेरियल होता है वो होता है बैबिट एलॉय होता है। ठीक, तो बैबिट एलॉय जो बना होता है ये होता है, ये कॉपर बेस्ड एलॉय होता है। किस प्रकार का कॉपर एलॉय होता है? कॉपर बेस्ड एलॉय होता है। साथ में इसमें टिन होता है और जिंक होता है, लेड होता है। तो ये इसके अलावा मतलब कॉपर के साथ टिन, जिंक और लेड, इनको मिश्रण करके हम लोग बैबिट एलॉय बनाते हैं। बैबिट एलॉय बियरिंग के लिए सबसे बेस्ट मटेरियल माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी एम्बेडेबिलिटी बहुत अधिक होती है। एम्बेडेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी होती है। एम्बेडेबिलिटी के बारे में मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था एम्बेडेबिलिटी क्या होता है। ठीक, तो एम्बेडेबिलिटी इसकी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं बेयरिंग मटेरियल्स के लिए। तो आप लोग क्या कर देंगे, तो पहला जो हो जाएगा एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि डी के लिए क्या हो जाएगा 1। तो डी के लिए 1 कहाँ है? डी के लिए 1 सिर्फ डी में दिया हुआ, तो यही हमारा आंसर हो जाता है। बाकी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ए के लिए इन्होंने दिया है 2। तो ए के लिए क्या दिया है इन्होंने? 2 दिया हुआ है। सॉरी, ए के लिए 2 नहीं है, 3 दिया हुआ है यहाँ पे। ए के लिए इन्होंने कितना दिया? 3 दिया हुआ है। ए के लिए 3 मतलब लो कार्बन स्टील से वायर एंड नेल्स बनाए जाते हैं। क्यों? देखिए वो लो कार्बन स्टील जो होता है वो सॉफ्ट होता है, तो उसको किसी भी रूप में बदलना आसान होता है, तो उसकी डक्टिलिटी भी क्योंकि अधिक होती है, तो आसानी से हम उसके वायर्स, नेल्स मतलब कीले बना सकते हैं, तार बना सकते हैं। ठीक, तो ए के लिए क्या हो जाएगा? ए के लिए 3 हो जाएगा। दूसरा दिया है हेडफील्ड मैग्नीज स्टील। बी के लिए क्या दिया? बी के लिए 4 दिया, बुलडोजर ब्लेड। देखिए जो हेडफील्ड मैग्नीज स्टील होता है इसकी सरफेस हार्डनेस और टफनेस बहुत अधिक होती है। इसमें जो हेडफील्ड मैग्नीज स्टील होती है इसकी सरफेस की हार्डनेस अधिक होती है। ठीक, और जो इसका कोर होता है मटेरियल का, उस मटेरियल की टफनेस बहुत अच्छी होती है। मतलब क्या है, सरफेस हार्ड होती है, कोर जो होता है वो टफ होता है। इसीलिए इसका प्रयोग बुलडोजर की ब्लेड्स बनाने के लिए किया जाता है। तो बुलडोजर ब्लेड के लिए जो हमको मटेरियल चाहिए वो ऐसा चाहिए जिसका वियर भी ना हो और वो अधिक से अधिक लोड को सह सके। तो इसीलिए बुलडोजर ब्लेड्स के लिए हेडफील्ड मैग्नीज स्टील का प्रयोग किया जाता है। तीसरा इन्होंने सी के लिए 2 है। तो सी के लिए कॉन्स्टेंटन के लिए, कॉन्स्टेंटन से थर्मल कपल बनाया जाता है। ये तो हम लोग सभी जानते हैं कि कॉन्स्टेंटन मटेरियल का बनाया जाता है। थर्मोकपल्स किसके बनाए? कॉन्स्टेंटन बनाए जाते हैं। कॉन्स्टेंटन किस प्रकार का एलॉय होता है? कॉन्स्टेंटन जो होता है आपका वो निकिल बेस्ड एलॉय होता है। किस प्रकार का एलॉय होता है? निकिल बेस्ड एलॉय, मतलब उसका जो मेन कंस्टिट्यूएंट होता है वो निकिल होता है। तो इस प्रकार चारों हमारे मैच कर जाते हैं। हमारा आंसर क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है डी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 18/8 स्टेनलेस स्टील कंटेंस। जो 18/8 स्टेनलेस स्टील है ये इसमें क्या क्या है? देखिए जब 18/8 स्टील होता है इसमें 18 जो होता है आपका क्रोमियम होता है और जबकि 8 जो होता है ये आपका निकिल होता है।
ठीक। तो 18% क्या होगा, क्रोमियम होगा, और 8% क्या हो जाएगा, निकिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 18% क्रोमियम और 8% निकिल। तो यही आपका आंसर हो जाएगा बी। ठीक। तो इस प्रकार से स्टेनलेस स्टील में 18/8 स्टेनलेस स्टील में 18% क्रोमियम होता है और 8% निकिल होता है। ये देखिए जो होता है 18/8 स्टील, ये ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील होता है। किस प्रकार का होता है, ऑस्टेनाइटिक स्टेनलेस स्टील, मतलब इसमें ऑस्टेनाइट की मात्रा होती है। तो इसीलिए इसकी प्रॉपर्टी कैसी होती है, इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, नॉन मैग्नेटिक होती है, मतलब इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं होती है। और टाइटेनियम नियोबियम इसमें क्या क्या करते हैं, इसमें ऑस्टेनाइट को स्टेबलाइज करने के लिए मैंने आपको बताया कि रूम टेम्परेचर पे ऑस्टेनाइट को प्राप्त करना कठिन है, इसीलिए वहाँ स्टेबल नहीं किया जा सकता। ठीक। तो रूम टेम्परेचर पर ऑस्टेनाइट को स्टेबल करने के लिए उसमें हम लोग टाइटेनियम और नियोबियम मिलाते हैं, नियोबियम मिलाया जाता है और टाइटेनियम को ऐड कर दिया जाता है, जिससे 18 स्टेनलेस स्टील क्या है, रूम टेम्परेचर पे हमको ऑस्टेनाइट के फॉर्म में प्राप्त होता है। ये क्या होता है, नॉन कोरोजिव भी होता है, इसकी सतह पे कोरोजन जल्दी लगता नहीं। तो हम लोग जो घर के बर्तन होते हैं मोस्टली वो 18/8 स्टील के ही बने होते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, टिन बेस्ड वाइट मेटल्स आर यूज्ड वेयर द बेरिंग्स आर सब्जेक्टेड टू। इन्होंने कहा जो टिन बेस्ड होते हैं, टिन बेस्ड वाइट मेटल्स, ठीक, टिन बेस्ड वाइट मेटल्स। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जो वाइट मेटल्स होते हैं वो किस चीज़ की, उसमें क्या क्या होता है, कॉपर होता है, टिन होता है, जिंक होता है, लेड होता है। तो जो टिन बेस्ड वाइट मेटल होते हैं यही चीज़ बेबिट मेटल होता है। क्या कहते हैं ये, बेबिट मेटल। मैंने आपको बताया था, मतलब जो वाइट मेटल होते, वाइट मेटल में जब हम जिसमें टिन की मात्रा अधिक है तो टिन बेस्ड वाइट मेटल आर यूज्ड वेयर द बेरिंग्स आर सब्जेक्टेड टू लार्ज सरफेस वियर। मतलब क्या होता है, इसका प्रयोग किया जाता है बेबिट मेटल, उसका प्रयोग किया जाता है जॉर्नल बेरिंग बनाने के लिए किया जाता है। जॉर्नल बेरिंग कैसे होती हैं, जॉर्नल बेरिंग इस प्रकार से होती हैं, हाफ सर्कल के रूप में, और इसकी चौड़ाई तक पीछे तक आसानी से होती है, इस प्रकार से होती हैं। ठीक। तो इस प्रकार से होती हैं। जैसे जॉर्नल बेरिंग, इस दो फर्स्ट हाफ बना दिया, इसी प्रकार का ऊपर का टॉप पार्ट भी होता है और दोनों को जोड़ करके बना दिया जाता है। तो टिन बेस्ड क्या हो जाता है, टिन बेस्ड वाइट मेटल्स क्या होते हैं, ये लार्ज सरफेस वियर के लिए यूज़ किया जाता है। जहाँ पे सरफेस एरिया क्या है, अधिक है। तो इसका आंसर क्या है, लार्ज सरफेस वियर। यदि आपसे पूछा जाए आईडी फैन, एफडी फैन या हाई पावर ऑक्सिलरीज हों तो उसमें हम लोग किस प्रकार का मेटल का प्रयोग बेयरिंग बनाने के लिए करेंगे। तो जहाँ पे हाई लोड होता है वहाँ पे भी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वहाँ पे बेबिट मेटल यूज़ करते हैं। एलिवेटेड टेम्परेचर का इसका कोई मतलब नहीं। लाइट लोड एंड प्रेशर, लाइट लोड के लिए नहीं, हाई लोड के लिए। हाई प्रेशर एंड लोड, हाई प्रेशर भी हो लोड भी हो, ये नहीं। सरफेस अधिक मात्रा में अगर हमको प्राप्त हो है तो उस कंडीशन में कौन सा यूज़ करेंगे, टिन बेस्ड वाइट मेटल्स का यूज़ किया जाता है। ठीक। जहाँ लोड अधिक होगा वहाँ उसको कंपेंसेट करने के लिए हम लोग को लार्ज एरिया चाहिए पड़ेगा। ओके। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ द एलॉइंग एलिमेंट इन द स्टील आर करेक्टली मैच्ड। ठीक। मैंने आपको बताया था कि किस किस मटेरियल्स को का यूज़ करने पे कौन कौन से इफेक्ट आते हैं। तो देखिए इन्होंने पूछा है क्वेश्चन, तो पूरे हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एक एक देखते जाएंगे। तो इसका देखिए कि इसमें पहले दिया मॉलिब्डेनम फॉर्म्स अब्रेशन रेजिस्टिंग पार्टिकल। तो ये कथन सही है कि जो मॉलिब्डेनम होता है वो अब्रेशन रजिस्टिंग पार्टिकल जनरेट कर लेता है, जिससे कारण उसका जिस मटेरियल हम लोग मिलाएंगे, जिसमें मतलब मेटल में मिला करके हम लोग एलॉय का निर्माण करेंगे, उसमें अब्रेजन की प्रॉपर्टीज मतलब अब्रेजन रजिस्टेंस उत्पन्न हो जाएगा, मतलब उसका घिसाव कम से कम होता है। दूसरा दिया है फॉस्फेरस इम्प्रूव्स मशीनेबिलिटी ऑफ फ्री कटिंग स्टील। में मैंने बताया था कि जब फॉस्फोरस हम लोग ऐड कर देते हैं तो स्टील की मशीनेबिलिटी बढ़ जाती है, मतलब उसमें आसानी से मशीनिंग की जा सकती है। तो ये भी सही है। तीसरा इन्होंने दिया है कोबाल्ट कंट्रीब्यूट्स टू रेड हार्डनेस बाय हार्डनिंग फेराइट। तो ये कथन भी सही है। जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट को ऐड कर देने से रेड हार्डनेस बढ़ जाती है। मतलब क्या होता है, जैसे कोई स्टील को अगर हम गर्म करेंगे बहुत अधिक टेम्परेचर पर तो क्या है, सॉफ्ट होने लगेगा। ठीक। तो उस सॉफ्ट अधिक हाई टेम्परेचर सॉफ्ट ना हो, उससे बचाने के लिए हम उसमें क्या कर देते हैं, कोबाल्ट ऐड कर देते हैं। तो क्या है, रेड हार्डनेस बाय हार्डनिंग फेराइट, फेराइट को हार्डनिंग से कम करता है। तो इस प्रकार से कोबाल्ट क्या है, रेड हार्डनेस बढ़ाता है। चौथा दिया सिलिकॉन रिड्यूसेस ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस।
ये कथन गलत है। सिलिकॉन जो होता है ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस को कम नहीं करता, जबकि बढ़ाता है। क्या करता है? बढ़ाता है। सिलिकॉन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजर होता है, इसीलिए क्या ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस को बढ़ा देता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा कथन सही है, चौथा गलत है। तो इसके आधार पर हम लोग कौन सा आंसर चूज करें? उसके अनुसार हमारा आंसर जो हो जाएगा चूज हो जाएगा वो सी हो जाएगा। इफेक्ट किस मेटल का क्या इफेक्ट होगा ये जरूर याद कर ले, क्योंकि इससे एक आध क्वेश्चन जरूर बन जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये सही जोड़ी के फॉर्म में फिर भी है, दिया है इन्होंने क्वेश्चन। तो मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट। ये दिया है टंगस्टन कार्बाइड, बी सिलिकॉन नाइट्राइड, सी एल्यूमिनियम ऑक्साइड, डी सिलिकॉन कार्बाइड। ऊपर सिलिकॉन नाइट्राइड, नीचे सिलिकॉन कार्बाइड, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो इसके आधार पे और दिया है, यूज़ क्या दिया है? अब्रेसिव व्हील्स, हीटिंग एलिमेंट्स, पाइप्स फॉर कन्वेइंग लिक्विड मेटल्स, ड्राइंग डाइस। इसके आधार पर हमको चूज करना है। तो देखिए, सबसे पहले दिया है टंगस्टन कार्बाइड। टंगस्टन कार्बाइड दिया हुआ है। टंगस्टन कार्बाइड का प्रयोग कहाँ किया जाता है? टंगस्टन कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है पावर ड्राइंग डाइस बनाने के लिए। जो हम लोग का ड्राइंग, मतलब ड्राइंग के लिए हम लोग जो ड्राइंग ऑपरेशन करते हैं, जिसके द्वारा किसी शीट मेटल्स को कप में या फिर किसी अन्य शेप में चेंज करने के लिए, तो उसमें जो डाइस का प्रयोग किया है तो किसके बनाई जाती है? टंगस्टन कार्बाइड की बनाई जाती है। तो टंगस्टन कार्बाइड्स का किसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ड्राइंग डाइस के लिए किया जाता है। ए के लिए क्या हो जाएगा? 4। तो 4 के लिए कौन कौन से ऑप्शन है? बी और डी। अगला ले लेते हैं। अगला दिया है सिलिकॉन नाइट्राइड। तो सिलिकॉन नाइट्राइड का प्रयोग करके क्या बनाया जाता है? सिलिकॉन नाइट्राइड का प्रयोग करके हम लोग एक पाइप्स बनाते हैं जिसमें लिक्विड मेटल, जैसे पारा अगर फ्लो हो रहा होता है तो ऐसे मटेरियल को बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ऐसे मटेरियल को मतलब बनाने के लिए जिसमें इस प्रकार पाइप जिसमें लिक्विड मेटल का फ्लो हो रहा होता है। ठीक, लिक्विड मेटल जैसे पारा है या फिर पिघला हुआ एल्यूमिनियम है या फिर पिघला हुआ लोहा है, तो उसका उसके अंदर फ्लो अगर हो रहा है तो वहाँ पर हम लोग सिलिकॉन नाइट्राइड का प्रयोग करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि इस प्रकार एक पाइप जिसमें लिक्विड मेटल्स का फ्लो हो रहा था किस चीज़ का बनाया था? तो सिलिकॉन नाइट्राइड का बनाया जाता है। तो बी के लिए क्या हो जाएगा? 3। तो हम लोग कौन कौन से हमारे आंसर सही थे? बी और डी। तो बी और डी में इस दोनों में ही 3 दिया, तो हम लोग का भी निर्णय नहीं हुआ। तीसरा जो है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग किस में किया गया था? मैंने आपको बताया था कि ग्राइंडिंग व्हील्स बनाने के लिए हम लोग एल्यूमिनियम ऑक्साइड का प्रयोग करते हैं, Al2O3, या उसी को अब्रेसिव व्हील्स भी कहा जाता है। तो सी के लिए क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो सी के लिए 1 कहाँ दिया है? सी के लिए 1 यहाँ दिया। तो हमारा आंसर क्या हो गया? डी। चौथा चेक कर लेते हैं। सिलिकॉन कार्बाइड। सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? हीटिंग एलिमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। तो ये भी सही है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? हमारा आंसर हो गया डी। सिलिकॉन कार्बाइड का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे? हीटिंग एलिमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, परसेंटेज ऑफ वेरियस एलॉइंग एलिमेंट प्रेजेंट इन डिफरेंट स्टील मेटल्स आर गिवन बिलो। ठीक, मतलब किसी स्टील में अलग अलग पदार्थों की जो उपस्थिति है उसको परसेंटेज इन्होंने दे रखा है। तो इसमें से विच ऑफ दिस रिलेट टू दैट ऑफ हाई स्पीड स्टील। इसमें से हाई स्पीड स्टील कौन कौन से हैं? तो देखिए, अगर हम लोग हाई स्पीड स्टील देखें तो मेनली 2 तरीके के होते हैं। ठीक, हाई स्पीड स्टील, जो हाई स्पीड स्टील होते हैं 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं टंगस्टन बेस्ड होते हैं, टंगस्टन बेस्ड होते हैं। इनको कहा जाता है टी सीरीज़, मतलब टंगस्टन सीरीज़ के होते हैं। ठीक, इसमें जो होता है, इसकी विशेषता होती है कि इसमें क्या होता है? इसमें 18% आपका टंगस्टन होता है, टंगस्टन डब्ल्यूज दिखाया जाता है। 4% क्रोमियम होता है और 1% वेनेडियम होता है। ये तो होता है, इसलिए इसको कहा जाता है, इसको 84-1 स्टील कहा जाता है। तो 84-1 स्टील क्या है? 84-1 स्टील हाई स्पीड स्टील होता है। एग्जाम में पूछा जाता है कि 84-1 स्टील क्या है? तो 84-1 स्टील जो है हाई स्पीड स्टील है। हाई स्पीड स्टील का प्रयोग कहाँ किया जाता है? हाई स्पीड स्टील का प्रयोग किया जाता है जहाँ पर इस मेटल कटिंग इस प्रकार से हो कि हम लोग को वेरी हाई स्पीड पे मेटल कटिंग करनी हो, जैसे कि ड्रिलिंग। ठीक, ड्रिलिंग है या फिर मिलिंग है। तो इन सभी जो ऑपरेशन है इसमें जो मेटल यूज़ करेंगे वो कैसा? हाई स्पीड स्टील मेटल का यूज़ करते हैं।
तो हाई स्पीड स्टील मेटल का यूज़ करके हम लोग ड्रिलिंग बिट, ये क्या क्या मिलिंग कटर ये सब बनाते हैं। तो उसके में जो स्टील यूज होता है वो कहता है 84:1 स्टील होता है। तो इसमें क्या 18% टंगस्टन, 4% क्रोमियम, 1% वेनेडियम भी होता है। इसके अलावा इसमें हाई स्पीड स्टील में दो और एलिमेंट होते हैं जिनको जो होते हैं 5% कोबाल्ट भी होता है और 0.7% कार्बन भी होता है, लेकिन इनको दिखाया नहीं जाता है, सिर्फ 84:1 स्टील लिख दिया जाता है। इससे ही हम लोग सिद्ध मान जाते हैं कि ये हाई स्पीड स्टील है। हाई स्पीड स्टील की दूसरी रेंज भी होती है। हाई स्पीड स्टील की दूसरी रेंज होती है वो होती है, उसको कहते हैं मोलिब्डेनम बेस्ड, कहते हैं मोलिब्डेनम बेस्ड। ठीक, इसको M सीरीज कहा जाता है। ठीक, इसमें जो मटेरियल होता है वो उसमें 10% मोलिब्डेनम होता है। ठीक, 4% क्रोमियम होता है, 2% वेनेडियम होता है, 6% जो होता है टंगस्टन होता है और 0.7% जो होता है वो कार्बन होता है। ठीक, तो इसको मोलिब्डेनम सीरीज भी कहा जाता है। इसको कभी कभी 1042 भी कहते हैं, 1042 हाई स्पीड स्टील कहा जाता है। ठीक, तो इस प्रकार से दो प्रकार का हाई स्पीड स्टील देखने को मिलते हैं। इनका प्रयोग क्या बनाने के लिए किया जाता है? इनका प्रयोग ड्रिल बिट और मिलिंग कटर बनाने के लिए किया जाता है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो हाई स्पीड स्टील के क्राइटेरिया पूरा कर रहा है। तो दूसरा जो दिया है उसमें 8% मोलिब्डेनम दिया है। ठीक, ये 8 से ये जो होता है मोलिब्डेनम आपका 10% के आसपास, तो 8 से 10 भी हो सकता है। तो ये भी हाई स्पीड स्टील का क्राइटेरिया जो हम लोग का पूरा कर रहा है, तो इसको भी हम लोग लगभग मान सकते हैं। एक तीसरा दिया है 27% क्रोमियम, 3% निकल, 5% मोलिब्डेनम और 0.25%। तो ये हाई स्पीड स्टील का क्राइटेरिया पूरा नहीं करता है। और ये भी आखिरी वाला 8.51% कार्बन, तो ये भी नहीं कंप्लीट करता है। तो इसके प्रकार से हमारे हाई स्पीड स्टील कौन कौन से ऊपर से हाई स्पीड स्टील हैं, इन्होंने पूछा इसमें से हाई स्पीड स्टील कौन कौन से हैं, तो 1 और 2, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। 1 और 2 आर हाई स्पीड स्टील्स। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। द स्टील designated as 40 CR 18 Ni2 बाय ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड कंटेन्स। इन्होंने कहा है कि एक एलॉय स्टील है, एलॉय स्टील जिसका डेजिग्नेशन इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो इसमें ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार तो इसमें कौन सी चीज़ कितने % है। तो देखिए जब भी डेजिग्नेशन ऑफ स्टील कहा जाता है तो उसमें देखिए ये जो क्रोमियम के बाद लिखा हुआ 18, तो मतलब इसमें क्रोमियम कितना है, क्रोमियम 18% है। निकिल के बाद कितना लिखा है, 2, तो मतलब निकिल इसमें 2% है। लेकिन इसके पहले कुछ नहीं लिखा, जब जिसके पहले कुछ नहीं लिखा होता है, यदि हम इसमें मान लीजिए इसकी वैल्यू A है, तो इसमें अगर हम लोग 100 का डिवाइड कर दें तो जो % प्राप्त होता है वही कार्बन % होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 40 है तो इसमें कितना % कार्बन होगा, इसमें 0.4% कार्बन होगा, क्योंकि अगर हम इसको 100 से भाग दें तो कार्बन का % हो जाएगा। बाकी डेजिग्नेशन लिखते वक्त इस प्रकार से लिखा जाता है, पहले उस तत्व का नाम लिखा जाता है, बाद में उसका % लिख करके हम लोग उसको डिग्निफाई कर देते हैं। तो इस प्रकार से इस सवाल में जो क्वेश्चन हुआ उस क्वेश्चन में कौन कौन कितना % हो गया, तो 40 पर लिखा है तो मतलब 0.4% क्या हो गया, कार्बन हो गया। तो 0.4% कार्बन इसमें है और इसमें है। ठीक, ये डॉलर लग गया है। तो ये तीनों में कोई एक आंसर हो सकता है। 18% क्रोमियम है तो 18% क्रोमियम यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। साथ में 2% निकिल है तो 2% निकिल यहाँ है, जबकि यहाँ पे नहीं है और यहाँ पर भी नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। मोनल मेटल इज एन एलॉय ऑफ, मोनल मेटल किसका एलॉय है। देखिए मोनल मेटल जो होता है मोनल मेटल में 70% निकिल होता है और 30% जो होता है वो कॉपर होता है। 70% निकिल होता है और 30% कॉपर का होता है। मोनल मेटल की विशेषता क्या होती है, मोनल, तो इसका जो कि आंसर क्या हो जाएगा, निकिल एंड कॉपर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, निकिल एंड कॉपर। तो आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कॉपर एंड निकिल दिया हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। मोनल मेटल की विशेषता क्या होती है, मोनल मेटल की विशेषता होती है कि कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। ये क्या होता है, कोरोजन रेजिस्टेंस, मतलब इसमें इसका कोरोजन नहीं होता है।
इसीलिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। इसकी एक और विशेषता होती है कि कोरोजन रेजिस्टेंस होने ये साल्ट वाटर जो होता है, जैसे समुद्री जहाज होते हैं तो जो समुद्री का पानी होता है जिसमें साल्ट वाटर होता है उसमें भी इसका कोरोजन नहीं होता पर्टिकुलरली। ठीक, तो इसीलिए इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग समुद्री जहाज़ों में किया जाता है इस प्रकार का पार्ट बनाने के लिए जिसको समुद्र में लगातार डूबा रहना है। साथ ही इसकी एक और विशेषता होती है कि हाई टेम्परेचर पे भी इसकी स्ट्रेंथ अधिक होती है। इसकी स्ट्रेंथ जो है हाई टेम्परेचर पे भी अधिक होती है, मतलब टेम्परेचर बढ़ा देने पर भी इसकी स्ट्रेंथ में कमी नहीं पाई जाती है। तो ये इसकी विशेषता होती है। मोनल मेटल की दो मुख्य विशेषताएँ हैं, बाकी जो नॉर्मल विशेषताएँ वो तो होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हमने डी चूज़ कर लिया है, बाकी जानकारियाँ भी आपको बता दी हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गन मेटल विच इज़ यूज्ड इन जर्नल बेयरिंग कंटेन्स। गन मेटल का प्रयोग जिसका प्रयोग हम लोग जर्नल बेयरिंग बनाने के लिए किया करते हैं उसमें क्या क्या होता है। तो जो गन मेटल होता है, गन मेटल में कॉपर जो होता है वो 88% होता है। ठीक, 10% क्या होता है, टिन होता है। ठीक, उसके अलावा 2% क्या होता है, जिंक होता है। ठीक, गन मेटल में क्या होता है 88% कॉपर होता है, 10% टिन होता है और 2% जिंक होता है। तो इसके आधार पर हम लोग आंसर को चूज़ कर लेंगे। तो हम लोग आंसर चूज़ करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा 80% कॉपर, ये हो जाएगा हमारा आंसर ए हो जाएगा। गन मेटल विच इज यूज, इसका प्रयोग गन मेटल की विशेषता क्या होती है, गन मेटल जो होता है वो काफ़ी मतलब लोड कैरिंग कैपेसिटी तो उसकी काफ़ी अधिक होती है, लोड कैरिंग कैपेसिटी इज हाई। ठीक, लेकिन इसमें क्या है वो बेयरिंग के लिए वाइट मेटल का की तरह ही सॉफ्ट भी होता है, वाइट मेटल की तरह ही सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट होने का मतलब ये नहीं कि उसको आसानी से किसी शेप में होता है, ऐसा सॉफ्ट होने का मतलब होता है उसमें वियर रेजिस्टेंस को आसानी से वो सह करके उस अपने मटेरियल को धीरे धीरे क्या कहते हैं एंटी फ्रिक्शन बना देता है यहाँ पे। ठीक, तो क्योंकि सॉफ्ट रहता है तो आसानी से उसकी ऊपरी सतह घिस जाती है, तो किसी प्रकार का रेजिस्टेंस कम होता है तो वहाँ पे हीट कम जनरेट होती है और बियरिंग आसानी से हम लोग बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन फिर इन्होंने सही जोड़ी के रूप में दे दिया है। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन जो है आपको सही जोड़ी के रूप में दिया है। इसमें लिस्ट 1 दिया है सिलिकॉन स्टील, हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील और मोनल मेटल। और इसकी लिस्ट 2 दिया हुआ मैरिन बेयरिंग्स, कटिंग टूल्स, स्प्रिंग्स एंड ट्रांसफार्मर लैमिनेशंस। ठीक, तो देखिए इस सबसे पहले सिलिकॉन स्टील, तो सिलिकॉन स्टील का प्रयोग जो नीचे 4 ऑप्शन दिए उसमें किया जाता है ट्रांसफार्मर के लैमिनेटर्स बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग किसके लिए, ट्रांसफार्मर के लैमिनेटेड, जो ट्रांसफार्मर कोर होता है वो लैमिनेटेड होता है, छोटे छोटे ढेर सारी पत्तियों को जोड़ करके बनाया जाता है। तो ए के लिए क्या हो जाएगा 4, ए का आंसर क्या हो जाएगा 4। तो 4 किसमें दिया है, बी और सी में दिया हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन अगला ले लेते हैं। अगला दिया है इन्होंने पूछा है हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील का प्रयोग कहाँ किया जाता था, हाई कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है आपको ये मिल जाएगा इसमें दिए हुए इस ऑप्शन में स्प्रिंग्स में किया जाता है। तो हाई कार्बन स्टील का प्रयोग कहाँ किया जाता है, हाई कार्बन स्टील का प्रयोग किया जाता है स्प्रिंग्स बनाने के लिए किया जाता है। तो बी के लिए क्या हो जाएगा 3, तो बी के लिए हो जाएगा 3, तो आंसर हो जाएगा इसका बी। अब बाकी देख लेते हैं हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील का प्रयोग कहाँ किया जाता है, मैंने आपको बताया था कटिंग टूल्स बनाने के लिए हाई स्पीड स्टील का प्रयोग किया जाता है। तो सी के लिए क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। फिर मोनल मेटल, मैंने आपको बताया था कि जहाँ पे साल्टी वाटर होते हैं, हाँ मैरिन बेयरिंग, मैरिन मतलब समुद्री जहाज़ों की बेयरिंग बनाने के लिए किया जाता है। तो डी के लिए क्या हो जाएगा 1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी। ठीक, ए के लिए 4, बी के लिए 3, सी के लिए 2 और डी के लिए 1। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन फिर उन्होंने दिया मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। मैंने 1 में एलॉय का नाम दिया हुआ है और दूसरों में उसके मेजर कंस्टिट्यूएंट्स दिए हुए हैं। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। तो बेबिट मेटल किस चीज़ का बना होता है, बेबिट मेटल मैंने आपको बताया था कि टिन एंड लेड उसमें होता है मेन, तो टिन एंड लेड। तो बी के लिए क्या हो जाएगा 2, तो बी के लिए ले लेंगे 2 ए के लिए क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, ए के लिए 2, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे सी में मिल जाएगा और ए में मिल जाएगा। ठीक, अब देखिए अब दूसरा इनवर मेटल किस चीज़ का बना होता है,
मैंने आपको बताया था इनवर होता है वो निकिल बेस्ड एलॉय होता है। इनवर जो होता है क्या होता है, निकिल बेस्ड एलॉय होता है। इनवर की क्या विशेषता होती है, इनवर की विशेषता होती है कि उसका जो थर्मल एक्सपेंशन होता है, थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट जो होता है वो लगभग 0 होता है। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली हम लोग 0 मान सकते हैं या फिर वेरी लो मान सकते हैं, तो वेरी लो थर्मल एक्सपेंशन। इसीलिए इसका प्रयोग जो किया जाता है, इसका प्रयोग मीजरिंग टेप बनाने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, इसका प्रयोग मीजरिंग टेप बनाने के लिए किया जाता है। तो इनवर क्या है, निकिल बेस्ड एलॉय है। ठीक, तो क्या हो जाएगा बी के लिए 1। तो हम लोग इधर चूज कर रहे थे, तो यहाँ पे जो है तो इन दोनों में से ए और बी में से चूज करना है, ए और सी में से। तो बी के लिए क्या हो जाएगा 1, तो बी के लिए 1 कहाँ पे है, बी के लिए 1 सी है, तो सी हमारा आंसर हो गया। हमारा आंसर क्या हो गया, सी। बाकी चीज चेक कर लेते हैं क्या सही दिया है। बी के लिए, इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो बी के लिए, ए के लिए 2, बी के लिए 1 और क्या हो जाएगा, सी के लिए 4। गन मेटल कॉपर का बेस्ड एलॉय है, सही बात है, क्योंकि अभी बताया कि इसमें कॉपर कितना होता है, 88% होता है, 10% टिन होता है, 2% जिंक होता है। उसके बाद ड्यूरा एल्यूमिनियम किस प्रकार का एल्यूमिनियम बेस्ड एलॉय है, ड्यूरा एल्यूमिनियम कैसा है, एल्यूमिनियम बेस्ड एलॉय है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर सी हो गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सट्रूजन नोजल। एक्सट्रूजन नोजल बनाने के लिए हम लोग किस मटेरियल का यूज़ करते हैं। तो देखिए 4 ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, ग्रे कास्ट आयरन, मैंडेबल कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, नॉड्यूलर कास्ट आयरन। ठीक, तो जो वाइट कास्ट आयरन होता है उसका प्रयोग किया जाता है एक्सट्रूजन नोजल बनाने के लिए। जब हम लोग एक्सट्रूजन करते हैं, मटेरियल का एक्सट्रूजन होता है इस प्रकार से, तो उसमें इसका जो नोज़ल बनाया जाता है, इस नोज़ल को ये वाइट कास्ट आयरन का बनाया जाता है। तो वाइट कास्ट आयरन की विशेषता क्या होती है, वाइट कास्ट आयरन की विशेषता होती है कि इसकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है और वियर रेजिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक, तो इसीलिए वाइट कास्ट आयरन से का प्रयोग हम लोग क्या कहते हैं, एक्सट्रूजन नोजल बनाने के लिए करते हैं। इसके अलावा वाइट कास्ट आयरन का प्रयोग जो हम लोग डाइस बनाने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रूडन डाइस या फिर ड्राइंग के लिए डाइस बनाना है, तो अन्य किसी प्रकार की जो डाई बनाना है वहाँ पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि हमारा क्या हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सट्रूजन नोजल। एक्सट्रूजन नोजल के मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या यूज़ करते हैं, वाइट कास्ट आयरन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। दिया है लिस्ट 1 कंपोजिशन दिया है, फिर लिस्ट 2 दिया है उसका एप्लीकेशन, और हम लोग को इन दोनों को मैच कराना है। पहला दिया है कमर्शियल ब्रॉन्ज दिया है, ठीक, दूसरा जिसमें 10% जिंक होता है, दूसरा दिया रेड ब्रांज दिया है जिसमें 15% जिंक होता है, फिर तीसरा एल्यूमिनियम ब्रास दिया है जिसमें 22% जिंक होता है, 2% एल्यूमिनियम होता है। ठीक, और तीसरा दिया है पी ब्रांच। पी ब्रांच कहते हैं फॉस्फर ब्रांच को कहा जाता है, पी ब्रांच। इसमें 11% टिन दिया है और स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस दिया है। तो कहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बताते जाता हूँ नीचे कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। जो कमर्शियल ब्रॉन्ज होता है, दिए गए आंसर में जो बेस्ट आंसर होता है उसका प्रयोग फोर्जिंग एंड स्टैंपिंग के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है, ए के लिए 3। मतलब जो कमर्शियल ब्रांच होता है, मतलब जो नॉर्मली हम लोग सबसे अधिक यूज़ करते हैं वो करते हैं फोर्जिंग एंड स्टैंपिंग के लिए। तो ए के लिए आंसर क्या जाएगा, एक के लिए आंसर जाएगा 3। 3 आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, बी और डी में मिलेगा। ठीक, दूसरा दिया है रेड ब्रास दिया है, तो रेड ब्रास जो होता है इसका प्रयोग किया जाता है रेडिएटर बनाने, जो हम लोग गाड़ी के रेडिएटर्स होते हैं उसको बनाने के लिए किया जाता है। तो बी के लिए क्या हो जाएगा 1, तो बी के लिए 1 कहाँ दिया है इसमें, तो हमारा आंसर जो चूजन हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा बी। ठीक, बाकी दोनों चीज़ें चेक कर लीजिए। एल्यूमिनियम ब्रास, एल्यूमिनियम ब्रास जिसमें 22% जिंक होता है, 2% एल्यूमिनियम होता है, इसका प्रयोग पावर प्लांट और केमिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है। तो एल्यूमिनियम ब्रास क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम ब्रास हो जाएगा 4। ठीक, और फिर दिया है पी ब्रांच फास्फर ब्रांच। फास्फर ब्रांच जो होता है वो स्प्रिंग मेटल होता है, उसका प्रयोग स्प्रिंग्स बनाने के लिए किया जाता है फास्फर ब्रांच का। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर बी हो गया। कमर्शियल ब्रांच किस लिए, कमर्शियल ब्रांच फोर्जन एंड स्टैंपिंग के लिए। रेड ब्रास या फिर रेडी को बनाने क्या बनाने के लिए किया जाता है, रेडिएटर बनाने के लिए किया जाता है। एल्यूमिनियम ब्रास जो होता है उसका प्रयोग पावर प्लांट एंड केमिकल इक्विपमेंट्स बनाने के लिए किया जाता है, और जो फॉस्फर ब्रांच उसका प्रयोग स्प्रिंग मेटल्स बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेंथनिंग मैकेनिज्म नॉन फेरस मटेरियल। नॉन फेरस मटेरियल के लिए
सबसे निम्नलिखित में से कौन से जो तरीका है वो बेस्ट है, ठीक, बेस्ट तरीके से हम लोग उसकी स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं। तो देखिए ठीक, तो देखिए जो होता है इन्होंने दिया है 4, सॉलिड सॉल्यूशन हार्डनिंग, स्ट्रेन हार्डनिंग, ग्रेन साइज रिफाइनमेंट और प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग। देखिए जो हम लोग का जो फेरस मटेरियल्स होते हैं, जो स्टील बेस्ड आयरन बेस्ड एलॉयज होते हैं, उसमें देखिए उसके लिए अगर हम लोग देखें तो सॉलिड सॉल्यूशन हार्डनिंग कर सकते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन हार्डनिंग में क्या करते हैं, उसमें हम लोग किसी न किसी ऐसे मेटल को मिला देते हैं जिसके कारण उसकी हार्डनेस बढ़ जाती है, ठीक। स्ट्रेन हार्डनिंग में क्या है, उस पर हम लोग किसी हथौड़े से वर्क कर देते हैं, किसी प्रकार से उसमें मैकेनिकल वर्क करते हैं, तो उसकी क्या स्ट्रेन साइज के कारण उसकी हार्डनिंग हो जाती है। तीसरा ग्रेन साइज रिफाइनमेंट, इसके लिए क्या है, हम लोग ट्रिपल टी डायग्राम के अनुसार मैंने आपको बताया था कि कब हम लोग कौन सी हार्डनिंग करेंगे तो हम लोग किस प्रकार का मटेरियल प्राप्त होगा, क्योंकि उसके रेट के हिसाब से हमको मार्टेनसाइट, लीडेबोराइट, बेनाइट उसी प्रकार के स्ट्रक्चर प्राप्त होते रहते हैं। जो आखिरी बचा है, देखिए ये जो 3 हैं इनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग फेरस मटेरियल्स के लिए ही कर सकते हैं, नॉन फेरस के लिए नहीं कर सकते। कि नॉन फेरस इस प्रकार का क्या है, कार्बन के हिसाब से उसमें जो चेंजेस होते हैं वो इसका कोई विशेष स्ट्रक्चर नहीं दिखाई देता है, तो अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग हम लोग को चेक करना पड़ता है, उसके हिसाब से हार्डनिंग की जाती है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग करते हैं। कौन सी हार्डनिंग करते हैं, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग करते हैं। इसके द्वारा हम लोग मटेरियल को हम लोग क्या है हार्डनिंग करते हैं। प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग को ही कभी कभी एज हार्डनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एज हार्डनिंग। तो इसकी क्या है, इसकी सतह पर हम लोग किसी हार्ड मटेरियल क्या सतह और सतहों पर उसकी किसी हार्ड मटेरियल के साथ उसका डिफ्यूज़न करा देते हैं, तो उसकी सतह क्या है, हार्ड हो जाती है। तो ध्यान रखिएगा कि नॉन फेरस मेटल्स के लिए जो बेस्ट हार्डनिंग मेथड है वो क्या है, प्रेसिपिटेशन हार्डनिंग मेथड है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका आंसर आ जाएगा डी। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज प्रैक्टिकली नील इन अ पर्टिकुलर है, व्हाट इज दिस एलॉय। इन्होंने कहा है कि एक एलॉय है जिसके लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज प्रैक्टिकली नील, लगभग उसका जो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो नील होता है। तो मैंने आपको बताया किस मटेरियल के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन इज कितना नील होता है, इनवर के लिए। इनवर मटेरियल जो होता है उसके लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन मतलब थर्मल एक्सपेंशन वो क्या होता है, नील होता है। वो कितना होता है, लगभग 0 होता है या फिर वेरी लो होता है। यही इन्होंने पूछा था। बाकी सब के लिए लोग कोफिशिएंट ऑफ हार्डनिंग होता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, द एलिमेंट विच एडेड टू स्टील हेल्प इन चिप फॉर्मेशन ड्यूरिंग मशीनिंग आर। लेकिन उन्होंने पूछा है किस मटेरियल को किस एलिमेंट को ऐड करने पर स्टील की मशीनिंग से चिप फॉर्मेशन में हेल्प मिलती है। तो देखिए अगर हम उसमें किसी मेटल में क्या है, स्टील में सल्फर ऐड कर दें, लेड ऐड कर दें या फिर फास्फोरस ऐड कर दें, ठीक, तो उसमें क्या है कि उसमें चिप फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, मतलब उसकी चिप फॉर्मेशन की जो एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। तो सल्फर, लेड एंड फॉस्फोरस आर एडेड टू स्टील विच एडेड टू मैग्नीज फॉर्म, ठीक। तो मैग्नीज सल्फाइड, इसमें जो होता है आपका जो सल्फर होता है ये उसमें उपस्थित मैग्नीज जो है मतलब लेड में क्या है, सॉरी जो स्टील होता है उसमें थोड़ा ना थोड़ा मैग्नीज अवश्य पाया जाता है, क्योंकि उसको उसमें सारे हम लोग तत्वों को अलग कर सकते हैं, मैग्नीज को अलग करना बहुत ही कठिन होता है। तो मैग्नीज से भी क्रिया करके मैग्नीज सल्फाइड बना लेता है, जो कि चिप फॉर्मेशन है बहुत ही अधिक हेल्पफुल होता है। क्यों, क्योंकि मैग्नीज सल्फाइड की शियर स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी कम होती है, तो इसकी आसानी शेयरिंग हो जाती है और आसानी से हम लोग इस पर वर्क कर सकते हैं, मशीन कर सकते हैं। तो लेड, सल्फर एंड फास्फोरस ये 3 भी स्पेशल तत्व है जिसकी सहायता से हम लोग किसी स्टील को की मशीनेबिलिटी बढ़ा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, सल्फर, लेड एंड फास्फोरस। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सल्फर, लेड एंड फास्फोरस। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वाई आर बेबिड एलॉयस यूज्ड इन बेयरिंग मटेरियल। बेयरिंग मटेरियल में बेबिड एलॉयस का प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक। तो बेबिड मटेरियल का प्रयोग क्यों किया जाता है, मैंने आपको बताया था कि किसी भी बियरिंग के लिए जो हम लोग मेटल यूज़ कर रहे हैं उसके लिए सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, उसके लिए सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए एम्बेडेबिलिटी। जो क्या होता है इस किसी भी बियरिंग के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ज़रूरत होती है वो क्या होती है,
एम्बेडेबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। एम्बेडेबिलिटी होती है तभी बेयरिंग क्या है सबसे अधिक सक्सेसफुल होती है। तो बेविट मेटल जो होता है, बेविट मेटल की विशेषता होती है कि उसमें एम्बेडेबिलिटी बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। दूसरा दिया, दे आर रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग देन अदर बेयरिंग मटेरियल्स, दे डू नॉट लूज स्ट्रेंथ विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, दे हैव हाई फैटिक स्ट्रेंथ। ठीक, तो ये अदर ऑप्शंस दिए हैं, उनके जो बेस्ट ऑप्शन है वो क्या है, एम्बेडेबिलिटी ही होनी चाहिए बेयरिंग मटेरियल बनाने के लिए। अदर प्रॉपर्टीज़ की प्रयोग तो हम लोग अदर जगह भी कर सकते हैं, लेकिन बेयरिंग बनाने के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, एम्बेडेबिलिटी होती है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं, एडमायरली ब्रास इज यूज्ड फॉर। एडमिरली ब्रास, देखिए जब भी एडमिरल वर्ड होता है, एडमिरल क्या होता है, जो नौसेना का अध्यक्ष होता है उसको एडमिरल कहा जाता है। तो एडमिरल का संबंध ऐसी जगह से होता है जो समुद्र से संबंधित हो, या ये कहें जो चीज़ें अधिक पानी के बहुत अधिक संपर्क में होती हैं। तो एडमिरली ब्रास का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो एडमिरली ब्रास का जो प्रयोग होता है वो किया जाता है कंडेंसर ट्यूब्स के लिए। ठीक, कंडेंसर ट्यूब के लिए एडमिरली ब्रास का प्रयोग किया जाता है। जो एडमिरली ब्रास होता है इसमें 70% कॉपर होता है, 29% क्या होता है, जिंक होता है, और जो 1% बचता है वो टिन होता है। ठीक, और अगर फिर भी क्या कभी कभी इसकी मात्रा, इसमें क्या है, टिन की मात्रा कभी कभी थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, उसी के हिसाब से बाकी चीज़ें कम हो जाती है। ठीक, तो एक 70% कॉपर, 29% जिंक, 1% टिन होता है। तो इसका प्रयोग एडमिरली ब्रास के, मतलब एडमिरली ब्रास का प्रयोग वो क्या, ये कंपोजिशन है। इसका प्रयोग कहें तो इसका प्रयोग कंडेंसर ट्यूब्स के लिए किया जाता है एडमिरली। क्यों, क्योंकि कंडेंसर ट्यूब्स जो होती हैं वो लगातार उसके भीतर पानी का प्रवाह होता रहता है और उस पर स्टीम्स ऊपर से लगातार स्टीम आती रहती है। तो जो एडमिरल कंडेंसर ट्यूब्स हैं, कंडेंसर ट्यूब लगातार पानी और भाप के संपर्क में होती हैं, इसीलिए इसको किस मटेरियल का बनाया जाता है, इसको हमेशा ही किस बनाते हैं, क्या, एडमिरली ब्रास का बनाया जाता है। रिवेट्स क्या है, अलग अलग मटेरियल के बनाए जा सकते हैं, माइल्ड स्टील के, रॉट आयरन के, एल्यूमिनियम के, अलग अलग जगहों पर बनाए जा सकते हैं। पिस्टन रॉड भी कई पदार्थों में बनाई जा सकती है, रॉट आयरन की बनाई जा सकती है, एल्यूमिनियम की भी बनाई जा सकती है। यूटेंसाइल्स मतलब बर्तन भी कई पदार्थों को बनाए जा सकते हैं, कॉपर के बर्तन, एल्यूमिनियम के बर्तन, जिंक के बर्तन, घर में स्टेनलेस स्टील के बर्तन होते हैं। तो एडमिरली ब्रास का जो मुख्य प्रयोग होता है वो कंडेंसर ट्यूब्स के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, लेड इज वाइडली यूज्ड इन। लेड का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में कहाँ किया जाता है, तो देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, ट्रांसफार्मर, स्विच गियर, गैल्वेनाइज्ड पाइप, बैटरीज। तो हम जानते हैं बैटरी में लेड का बहुत अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है, क्योंकि जो लेड होती हैं, लेड एसिड बैटरीज होती हैं, सबसे पुरानी टाइप की बैटरीज हैं। ठीक, जो मतलब जो सबसे पहले आविष्कार होते हैं लेड बेस्ड बैटरी के आविष्कार ही हुए थे। ठीक, जो लेड बेस्ड बैटरी होती है वो रिचार्जेबल टाइप की बैटरी होती है। ठीक, इसमें का लेकिन जो एनर्जी टू वेट रेशियो है वो काफ़ी कम है, मतलब अगर हम लोग समान वेट की कोई और बैटरी यूज़ करें तो उससे हमें अधिक एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। इसमें क्या है, वेट अधिक रहता है और एनर्जी कम होती है। ठीक, लेकिन फिर भी हम लोग इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि सबसे अधिक रिलायबल होती हैं और इसके काफ़ी अधिक समय तक चलती हैं, इसीलिए अभी भी वो बहुत सारी क्या कहते हैं, ऑटोमोबाइल्स में भी हम लोग लेड बैटरीज का ही प्रयोग करते हैं। तो लेड क्या है, लेड का प्रयोग सर्वाधिक कहाँ किया जाता है, बैटरीज में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इन्होंने कहा है कि फिर इन्होंने सही जोड़ी के फॉर्म में दे दिया है। तो पूछा है, गन मेटल दिया है, फॉस्फर ब्रांज, ग्रे कास्ट आयरन और एल्यूमिनियम एलॉय। इसकी सही जोड़ी बनानी है, वर्म व्हील, सिलेंड्रिकल बॉक्स, पिस्टन एंड बुशिंग। तो देखिए ए दिया हुआ है गन मेटल, तो गन मेटल से हम लोग क्या बना सकते हैं, गन मेटल से हम लोग पिस्टन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, गन मेटल से हम लोग पिस्टन बना सकते हैं। तो क्या हो जाएगा कि ए के लिए 3 हो जाएगा, तो ए के लिए 3 कहाँ है, ए और सी में है। ठीक, फिर दिया है फॉस्फर ब्रांच, फॉस्फर ब्रांच में हम लोग क्या बना सकते हैं, फॉस्फर ब्रांच से हम लोग वर्म व्हील बना सकते हैं, इसके अलावा स्प्रिंग्स भी बना सकते हैं। फॉस्फर ब्रांच से क्या बनाएंगे हम लोग, वर्म व्हील, दिए है ऑप्शन के अनुसार से वर्म व्हील बना सकते हैं। ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, बी के लिए 1 हो जाएगा, तो बी के लिए 1 कहाँ है, ये है। फिर बचा सी के लिए 2, तो सी से सिलेंडर ब्लॉक्स बन जाएंगे, और डी से क्या हो जाएगा, डी के लिए 4 बुशिंग्स बन जाएंगी। ठीक, तो इसका ये हमारा आंसर हो जाएगा ए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं,
अगला क्वेश्चन, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज इज ऑल्सो नोन एज, ठीक, एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज को और किस नाम से जानते हैं? देखिए जो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज होता है उसका कलर एकदम सोने की तरह होता है, ठीक, तो क्या होता है इसका प्रयोग, जो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज होता है उसका प्रयोग एकदम सोने की तरह होता है। तो हम लोग एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज से क्या इसलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको इमिटेशन गोल्ड भी कहा जाता है, मतलब कि ऐसा लगता है जैसे सोना है, तो इसका प्रयोग जैसे आर्टिफिशियल ज्वेलरी बनाने के लिए हम लोग करते हैं। तो एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज को और किस नाम से जाना जाता है? एल्यूमिनियम ब्रॉन्ज को इमिटेशन गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिरकोनियम इज अ मटेरियल ऑफ चॉइस फॉर न्यूक्लियर एप्लीकेशन एज इट इज, ठीक, जिरकोनियम का प्रयोग हम लोग क्यों कहते हैं, मतलब न्यूक्लियर एप्लीकेशन में प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? ठीक, आंसर इसका तो उन्होंने पूछा, आप चार ऑप्शन दिया है। ट्रांसफर इनटू न्यूट्रॉन्स, इज डक्टाइल, हैज़ गुड बियर प्रॉपर्टीज, एब्जॉर्शन रेजिस्ट्रेशन, ठीक। तो इसमें देखिए क्या है कि ये जो होता है जिरकोनियम होता है, जिरकोनियम इट इज़ ट्रांसपेरेंट टू न्यूट्रॉन्स, मतलब न्यूट्रॉन्स के लिए ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब अगर जिरकोनियम की धातु की कोई सतह है तो अगर इसमें से न्यूट्रॉन अगर टकराते हैं तो उसके आर पार निकल जाते हैं, इसीलिए जिरकोनियम का प्रयोग हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किया जाता है, ठीक। इसके अलावा इसका इसलिए भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका कोरोजन काफ़ी कम होता है, इसका वेरी लो कोरोजन, ठीक। तो लेकिन वो आंसर ऑप्शन दिया नहीं है, तो हमको जो मेन ऑप्शन दिया है, जिरकोनियम इज ट्रांसपेरेंट टू न्यूट्रॉन्स, आसानी से अपने भीतर से न्यूट्रॉन को दूसरे पार जाने देता है, इसीलिए जिरकोनियम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? न्यूक्लियर रिएक्टर्स में किया जाता है। आखिरी क्वेश्चन जो है आज का वो है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्योंकि स्टेटमेंट कंसिडर करना है, ठीक, और उसमें से करेक्ट आंसर चूज करना है। नंबर दिया है, हाई टेंस द मशीन टूल बेड्स आर मेड यूजली ग्रे कास्ट आयरन ड्यू टू, ठीक, मशीन टूल के जो बेड्स होते हैं उसको ग्रे कास्ट आयरन का क्यों बनाया जाता है, ठीक। तो मशीन टूल के बेड्स क्या होते हैं? ग्रे कास्ट आयरन बनाए जाते हैं क्योंकि कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं? नंबर, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी, तो ग्रे कास्ट आयरन होता है उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी हाई नहीं होती है, वेरी लो होती है, तो इसका पहला कथन क्या है? गलत है। जो ग्रे कास्ट आयरन होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, और ठीक, लेकिन उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, डक्टिलिटी तो बहुत ही कम होती है। दूसरा दिया है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड डैम्पिंग प्रॉपर्टी, हाँ ये कथन सही है। मैंने आपको बताया तो ग्रे कास्ट आयरन जो होता है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी होती है, और साथ में उसे डैम्पिंग प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो वाइब्रेशन को ऑब्जॉर्व कर लेता है, तो मशीन टूल बेड्स के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तीसरा, कास्टेबिलिटी एंड द लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ग्रे कास्ट आयरन को बहुत आसानी से कास्ट किया जा सकता है और उसका प्रोडक्शन कॉस्ट भी काफ़ी कम होता है, तो ये कथन भी सही है। इसके लिए बस हमको पैटर्न बनाना होता है, पैटर्न से मोल्ड में हम लोग पिघला हो ग्रे कास्ट आयरन डाल देते हैं तो मशीन बेड तैयार हो जाता है। चौथा दिया है, मशीनेबिलिटी एंड लो मटेरियल कॉस्ट, ये कथन भी सही है। ग्रे कास्ट आयरन की मशीनेबिलिटी बहुत आसान होती है, यहाँ तक कि हमको ग्रे कास्ट आयरन मशीनिंग करने के लिए किसी प्रकार के लुब्रिकेंट की भी आवश्यकता नहीं होती, हम लोग ड्राई उसकी मशीनिंग कर सकते हैं। तो दूसरा, तीसरा, चौथा कथन सही है, तो इस आधार पर हमारा आंसर क्या हो गया? इस आधार पर हमारा आंसर हो गया सी। तो ओके फ्रेंड्स, तो ये आज के लिए थे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो थे वो किससे संबंधित थे? ये सारे क्वेश्चन जो आपके संबंधित थे ये फेरस एंड नॉन फेरस अलॉयज की प्रॉपर्टीज और उसके यूज से संबंधित थे। तो ठीक फ्रेंड्स, तो फिर मिलेंगे आपसे नए क्वेश्चंस के साथ, तब तक आप अपनी तैयारी जारी रखिए। यदि आपको इससे पहले की वीडियोस देखना है तो इनका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में प्राप्त कर सकते हैं। आज के क्वेश्चन की PDF अगर प्राप्त करनी है तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसका डिस्क्रिप्शन भी, उसकी लिंक का डिस्क्रिप्शन में आप लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ में अगर आप चाहें तो UPRMS के जॉब प्रोफाइल से संबंधित वीडियोस भी देख सकते हैं। उसके बाद अन्य वीडियोस भी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो आप अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि जो तैयारी करेगा वही जीतेगा, और कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। धन्यवाद।